तो 7 चैप्टर में हम पढ़ने वाले नए सवालों के बारे में, न्यू क्वेश्चंस, न्यू आइडियाज जो ओरिजिनेट हो रहे थे सोसाइटी में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्ध की क्या कहानी। आप जानते हैं कि बुद्ध का पहले नाम था सिद्धार्थ गौतम और ये शाक्य वंश के हैं। शाक्य वंश के होने की वजह से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये शाक्य जो एक किंगडम था वहां से बिलोंग करते थे और ये प्रिंस है। अब ये प्रिंस है, इनकी जो जीवन होने वाला है आप समझ सकते हैं किस तरीके का जीवन होगा राजकुमार का। खाने के लिए बढ़िया चीजें, रहने के लिए बढ़िया जगह, तमाम ऐशो आराम रहने वाले हैं इनके जीवन में। और ये भी 500 BC की बात है जब आपके ग्रीस और एथेंस में डेमोक्रेसी थी, वहीं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया 500 BC में ग्रीस और एथेंस में रहने वाली है डेमोक्रेसी। तो ये एक क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण था इनका। द वर्ण ऑफ बुद्धा वाज क्षत्रिय। ये अपने घर को छोड़ देते हैं लगभग 29 ईयर्स की एज में। ये अपने घर को छोड़ते हैं इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, इन द सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने पूरे धन धान्य, धन दौलत, ऐशो आराम सब चीजों को छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं अपने रास्ते पे सत्य की तलाश में। ये मेडिटेट करते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर इनको एनलाइटनमेंट होता है, जहां पर इनको सत्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस जगह का नाम है बोध गया, जो आज बिहार में है। यहां जैसे इनको एनलाइटनमेंट होती है, यहां से उनका नाम पड़ जाता है वाइज वन। वाइज वन, या फिर उसको ही हम कहते हैं बुद्धा। आगे जैसे ही बुद्धा को बोध गया से ज्ञान प्राप्त होता है, ये पहुंचते हैं सारनाथ और सारनाथ पहुंच के अपनी पहली टीचिंग देते हैं। फर्स्ट सरमन जो होने वाला है बुद्धा का, वो होने वाला है सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास है। यहां पर ये अपना फर्स्ट सरमन देने वाले हैं और फिर अपनी पूरी जीवन ये ट्रैवल करते रहेंगे। ऐसा कहा जाता था कि एक दिन में 28 किलोमीटर वॉक करते थे बुद्धा और जो भी मिलता था उसको अपनी टीचिंग्स देने लगते थे। अब हम बात कर रहे थे बुद्धा की, तो पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की जो लाइफ है उससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। उन्होंने एनलाइटनमेंट का जो नॉलेज है, जो भी चीजें उन्होंने सीखी, वो पूरी एनलाइटनमेंट को वो शेयर करते हैं। वो कहते हैं जीवन जो है वो दुख से भरा है। द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, सफरिंग्स ऑफ डिजायर्स। If you want something and if you don't get it, you become sad. You start suffering because of it. That is called tanha or thirst. When you have desires and they are not fulfilled, then it generates thirst in you. That is called tanha. ये प्राकृत शब्द है। आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हो इसके बारे में भी बताया। बुद्धा says life is full of sufferings. Then Buddha says these sufferings can be removed. These sufferings can be removed by taking a moderate path, जिसको आप कहते हैं मध्यम मार्ग। Not going to the extremes. You go to plus infinity and you go to minus infinity. These are extremes. Buddha says balance your life on zero. Not going too extreme on any ends. इसी को बुद्धा ने कहा मध्यम मार्ग। ये वो हमेशा टीचिंग सिखाते थे। उन्होंने ये कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी हो, किसी भी पेशे में हो, किसी भी आपके ऑक्यूपेशन में हो, you have to respect him. You have to respect his life. अहिंसा के बारे में भी बुद्धा कहीं ना कहीं बात करते थे। यूज्ड टू टॉक अबाउट नॉन हार्मिंग। इतने टाइटली बात नहीं करते थे, इतना एग्जैक्टली बात नहीं करते थे जैसा हम जैनिज्म की बात करेंगे। जैनिज्म वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन अहिंसा, बट बुद्धा वाज लीनिएंट इन द डेफिनेशन ऑफ अहिंसा, बट स्टिल ही टॉक्ड अबाउट रिस्पेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ एनी काइंड। उसके बाद आप बात करेंगे कर्मा। कर्मा की बात करते हैं बुद्धा। ही सेज दैट योर कर्मा, योर गुड और बैड डीड्स इन दिस birth as well as in next birth should be thought and done. आपको बुरे कर्म जो होंगे उससे आपका जो कर्म है उस पर असर पड़ेगा, आपके अच्छे कर्म होंगे तो उससे भी आपके कर्म पे असर पड़ेगा, इस लाइफ में और दूसरी लाइफ में भी। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि जो बुद्धा है वो प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाने का एक फायदा था कि दिस लैंग्वेज वाज द लैंग्वेज ऑफ लोकल्स। जो रीजनल लोग हैं उन सब लोगों की लैंग्वेज थी ये प्राकृत। ये काफी आसान बना देता है। उन्होंने एक और बात कही कि आप किसी भी चीज को हाथ जोड़कर सुनकर मान ना लें। यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। जब आप रैशनल होते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, तब आपको समझ में आता है कि उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। यह मैंने अपनी मॉडर्न की क्लास में भी आपको बताया था, जहां पर अक्षय कुमार दत्त कहते हैं कि रैशनलिज्म इज योर ओनली प्रिसेप्टर। उसी तरीके से यहां पर भी बुद्धा भी यही बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज को यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। यू हैव टू ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस। किसा गौतमी की कहानी में यह होता है कि इस महिला का, जिसका नाम था किसा गौतमी, इसके बच्चे की डेथ हो जाती है। आप यहां देख रहे हैं बच्चा जो ये यहाँ डेड पड़ा है। ये औरत रोते रोते आती है बुद्धा के पास और बुद्धा के पास आके कहती है, हे बुद्धा मेरी हेल्प करें, आपके पास ज्ञान है, आप समझदार हैं, आप मेरे बच्चे के अंदर जीवन वापस ला दीजिए। इसने जीवन देखा ही कहाँ, इतनी जल्दी मर गया। इसको जीवन देखना है, इसको आगे जीना था, ये तो ऐसे ही मर गया, यही मेरा सहारा था, मैं क्या करूं।
आप इसका जीवन वापस लौटा दीजिए, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। बुद्धा उस औरत की फीलिंग्स को समझ पा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बच्चे के अंदर जान डाल दूंगा, आई विल गिव हिम हिज लाइफ बैक, आई विल गेट हिज लाइफ बैक। ये बुद्धा ने कहा, और बुद्धा ने कंडीशन रखी कि आप एक बाउल लीजिए इस तरीके का, एंड गेट मी 1 हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड, राई का दाना, जो आप खाने बनाने में यूज करते हैं। उन्होंने कहा कि जाइए और एक मुट्ठी राई का दाना लेके आ जाइए आप कहीं से भी, किसी भी घर से। फिर बुद्धा एक कंडीशन रखते हैं। कंडीशन ये थी, बुद्धा ने कहा गो टू अ हाउस एंड ब्रिंग मस्टर्ड, और ऐसे घर में जाना है, गो टू दैट हाउस इन विच नोबडी हैड डाइड एवर। कोई किसी घर में, ऐसे घर से लेकर आओ जहां से कोई मरा ना हो। यहां पर आप समझ में आएगा, यहां पे इसको, औरत को, जैसे ये हर घर में जाती है कटोरा लेके और जाके हर घर में पूछती है कि भाई साहब एक कटोरी राई दे दीजिए, एक कटोरी राई दे दीजिए। वहां पर फिर वो बोलती है लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। वो बोलते हैं बहन जी कैसी बातें कर रही हैं, अभी थोड़े साल पहले दादाजी मर गए। कोई कहता है कि मेरी मम्मी थोड़े साल पहले मर गई, कोई कहता है मेरे पापा थोड़े साल पहले मर। इस तरीके की सारी चीजें होनी थी। वो औरत परेशान हो गई, वो औरत समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है, और यहां पर कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब ये चीज हुई, वो औरत खाली कटोरा लेकर बुद्ध के पास आती है और उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है मैं आपकी बात समझ। ये तरीका था बुद्ध का चीजों को समझाने का या पढ़ाने का। उन्होंने ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान देने का तरीका जो था वो शब्दों से ज्यादा वो एक्सपीरियंस पे विश्वास करते थे। उन्होंने उस औरत को समझा दिया कि आखिर ऐसा कौन है, ऐसा कौन है जो जीवित है, जिसका जन्म हुआ, बर्थ हुआ और उसकी डेथ ना हुई हो। ऐसा कोई नहीं है। जब डेथ इज इनएविटेबल, आप मौत को नहीं नकार सकते, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको उसके बारे में समझना चाहिए। यह चीज बुद्धा ने सिखाई उस महिला को, और यह कहानी इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको ऐसी कहानियां सुनाऊं जिससे आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में, जो एक और दूसरा क्वेश्चन था, न्यू आइडियाज में आप कहें तो एक और नया आइडिया था। ये आइडियाज क्यों आ रहे थे? सबसे पहले आप समझिए कि जो कास्टिज्म है या फिर जो वर्ण सिस्टम है वो रिजिडिफाई हो रहा है। रिजिड होने की वजह से बहुत सारी जगहों पर परेशानी आने वाली, बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उनको समझ में आने वाला है कि ये जो वर्ण सिस्टम है इससे हम बहुत सारी आगे परेशानी होने वाली है, बहुत सारे लोग वेदास को मानना बंद कर देंगे। जब ये सारी चीजें होंगी तब नए आइडिया आते हैं, जिनका एक फॉर्म था बुद्धिज्म, दूसरा फॉर्म था जैनिज्म। आप देखने वाले कितने सारे लोग जो है वो वेदास को मानना बंद कर देंगे और वो फॉलो करना चालू कर देंगे बुद्धिज्म या जैनिज्म को। उन्हीं में से आप समझिए दूसरी जो आइडियाज की हम बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म पे हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा आइडिया है आपका जैनिज्म। जैन में आप कहें वर्धमान महावीर, जो आपके 24 तीर्थंकर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वज्जी संघ जो मैंने आपको बताया, यहां से बिलोंग करते थे, और ये भी क्षत्रिय थे और ये भी प्रिंस थे। इनकी भी जीवन शैली जो आप कहें, ये लिच्छवी प्रिंस थे, बुद्ध जो है वो शाक्य प्रिंस थे। इनकी लाइफस्टाइल आप समझिए क्या लग्जरी होगी, कितने सारे ऐशो आराम होंगे, दुनिया में कोई परेशानी नहीं होगी इनको। उसके बाद भी इनने अपने घर को छोड़ दिया। इनने 30 ईयर ऑफ एज में इनने अपने घर को छोड़ा और 12 साल इन्हें कठोर तपस्या की, जिसके बाद उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। इनको एनलाइटनमेंट होती है और एनलाइटनमेंट के बाद ये डिस्कस करने वाले हैं अपनी टीचिंग्स। ये धीरे धीरे अपनी टीचिंग सबको सिखाएंगे, और अपनी टीचिंग्स को जो सिखाने वाले हैं वो भी प्राकृत में सिखाएंगे, जिस तरीके से बुद्धा ने सिखाई। पर मगध के पास में जो प्राकृत बोली जाती है उसको कहते हैं मगधी। तो मगधी भाषा को ये यूज करेंगे जनरल पीपल, कॉमन पीपल को अपनी इंफॉर्मेशन देने में, अपनी टीचिंग्स देने में। यहां पर ये बात करते हैं कि अपने घर को छोड़ो। सबसे पहले तो आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको कंफर्ट जोन से वापस बाहर आना पड़ेगा। जैसे हमारे यूपीएससी की तैयारी में होता है, आप जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने वाले, आप अपने आप को समझने नहीं वाले, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। प्राप्ति के लिए किसी भी चीज की आपको जरूरत है कंफर्ट जोन से बाहर आने की। उसके बाद इन्होंने बात की अहिंसा की। इन्होंने कहा कि हर आदमी को, हर जीव को, चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो, एक पतंगा हो, या फिर इतना बड़ा इंसान हो, या फिर और उससे भी बड़ा अगर हाथी है, सबको अपना जीवन प्यारा है, सबको जीवन प्यारा है और सबको जीने की चाहत है। इसीलिए हमें अहिंसा करना चाहिए, हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। यह बताया गया महावीर की टीचिंग्स में। इन्होंने यह कहा कि आपको जो लाइफ फॉलो करनी है वो सिंपल लाइफ फॉलो करनी है। खाने के लिए आपको भीख मांगनी है। आज आप ये देखिए, आज इंसान में सबसे बड़ी परेशानी है कि वो हम्बल नहीं है। आज आपको एक बात मैं बता रहा हूं, 4 सवाल अगर किसी को बनने लगते हैं तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। थोड़ा सा पैसे वाला हो जाता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। अगर उसका किसी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वो ईगोइस्टिक हो जाता है। वो
अगर बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो वो तो और ज्यादा इगोइस्टिक हो जाएगा। इस तरीके से हर जगह आपका ईगो भर जाता है, आप हम्बल नहीं बचते, आप ग्राउंडेड नहीं रहते, और फिर आपका जो भरम है वो जब टूटता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। चाहे बुद्धा की बात करें या फिर आप महावीर की, दोनों ने बेगिंग पे काफी फोकस किया। वो इसीलिए क्योंकि वो बताना चाहते थे कि ईगो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, हमें हम्बल होना चाहिए हमेशा। और बेगिंग आपको हमेशा हम्बल बनाती है, आपको हम्बल बनाएगी तो आपको कभी भी ईगो नहीं आएगा आपके जीवन में। आप कुछ भी अचीव कर लेंगे, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके अंदर ईगो नहीं आने वाला। उसके बाद इन्होंने कहा हमेशा सच बोले, किसी का कुछ चुराए नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप सब छोड़ दीजिए, आप अपने कपड़े भी छोड़ दीजिए, किसी भी चीज को आपको बिलोंगिंगनेस रखने की जरूरत नहीं, किसी चीज से अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, और कोई भी प्रॉपर्टी आपको अपने अंडर रखने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, इतने कठिन रूल्स अगर वो बनाएंगे तो क्या ये आसान होगा सबके लिए फॉलो करना? और इस वजह से आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है, ये मर्दों के लिए और महिलाओं के लिए काफी परेशानी वाले हो रहे थे ये रूल्स, और फॉलो करने में बहुत सी परेशानी आ रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने घर छोड़े और फॉलो करने लगे महावीर को। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें घर पे भी रह के उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया, जिस तरीके से खाना देना, मेडिसिन देना, ये सारी चीजें करने लगे। जैनिज्म में बेसिक कन्वर्शन अगर हुए, जैनिज्म की तरफ जो जैन फिलोसफी जो इंस्पायर हुए, वो मेनली थे आपके ट्रेडर्स। यहां पर आप देखें तो फार्मर्स जो हैं, वो फार्मर्स जैनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फार्मर्स क्यों नहीं अहिंसा को फॉलो कर पा रहे हैं? उनका जो क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको कोशिश करनी होगी, इनको इंसेक्ट्स को किल करना होगा। आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको किल करना पड़ेगा फार्मर्स को, और अगर वो इंसेक्ट किल कर रहे हैं तो वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो अहिंसा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो जैनिज्म की फिलॉसफी या जैनिज्म के आइडियाज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये है बेसिक रीजन। बिल्कुल जूही सही कह रही हैं आप, बिल्कुल राज मेहता। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये जो स्प्रेड होता है जैनिज्म का, ये नॉर्थ इंडिया में होता है, तमिलनाडु में होता है और केरला में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर आप देखेंगे कि ये सारी जो जैनिज्म की फिलॉसफी है ये स्प्रेड होने वाली। और जो टीचर्स हैं, ये पूरे जो आइडियाज है उनको ओरली ही ट्रांसमिट करते थे सेंचुरीज तक, बहुत सारे 100 साल ये सारी चीजें ट्रांसफर होती रही ओरली। फिर आप देखेंगे बाद में इनको लिखा गया वल्लभी में, जो गुजरात में है, यहाँ पर लिख के इसको सेव करके रखा गया 500 एडी के पास में। 500 एडी मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो संघ है, ये संघास भी 500 एडी तक चलते हैं, जो संघास है आपके वो भी 500 एडी तक चलते हैं। तो यहाँ संघ जो है 500 एडी तक आपके चलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में देखिए, एक तरफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यहाँ देखेंगे आप तो उपनिषद भी लिखे जा रहे हैं। उपनिषद का अर्थ होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अर्थात गुरु जो है आपके, गुरु के पास आप जाके बैठ रहे हैं। जिस तरीके से ये देखिए गुरु है, यहाँ पर गुरु बैठे और शिष्य जो है उनके पास जाके बैठ रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। ये अर्थ है उपनिषद का कि आप गुरु के पास बैठिए और उनसे पूछिए, उनसे सीखिए। और यहाँ पर उपनिषद में कन्वर्सेशंस दी गई हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में जो कन्वर्सेशंस हुई हैं उनको नोट किया गया है उपनिषद में, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं, जहां पर बात की जाती है आत्मन की या आत्मा की, जो आपका सोल है उसकी बात की जाएगी, और ब्रह्म आत्मन की बात की जाएगी, जो आपका सुप्रीम सोल है उसका डिस्कशन होगा। बहुत से ऐसे आइडियाज को रिकॉर्ड किया जाएगा उपनिषद में। और उपनिषद आप ये देखिए, वेदास जो है, वेदास के बाद आने वाले हैं आपके उपनिषद, और उपनिषद के बाद आएंगे आपके पुराण्स या पुराणास। इस तरीके से क्रोनोलॉजी पूरी चलने वाली है। और उपनिषद का मैं एक और बात बता दूं, नियरली 108 उपनिषद थे, उसके बाद फर्दर भी उसमें और ज्यादा एडिशंस होते रहे, उनके और ज्यादा ट्रांसलेशंस आए। जैसे कुरान में होता है, कुरान के जो आप कह सकते हैं ट्रांसलेशंस अलग अलग लोगों ने किए, उसको आप कहते हैं हदीत। उसी तरीके से यहां पर भी वेदा के जो ट्रांसलेशंस कहें या डिस्कशंस कहें, वो है उपनिषद। जैसे हम किसी पर्टिकुलर बुक का, हम एनसीईआरटी का समराइजेशन कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी अगर वेद है तो हम उसको समराइज कर रहे हैं, तो वी आर पर्टिकुलरली वर्किंग ऑन उपनिषद ऑफ एनसीईआरटी। तो इस तरीके से पूरी चीजें चलती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, उपनिषद जो लिखे गए वो हमेशा लिखे गए ब्राह्मण्स के द्वारा या फिर क्षत्रियों के द्वारा। विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो काफी मिनिमम था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नाम आता है गार्गी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये समझना हो जाता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम था उपनिषद राइटिंग में, और पर्टिकुलर एक नाम हमें याद रखना है, गार्गी का। और बाकी सारी जो उपनिषद है उनमें ब्राह्मण्स और क्षत्रिय ही डिस्कशन करते थे।
कहीं कहीं और भी एक और बात आती है, जैसे आएगा सतकाम जंबाला। ये सतकामा जंबाला जो है ये एक स्लेव विमेन थी, उसका नाम था जंबाली। जंबाली जो स्लेव वुमेन है उसके बेटे का नाम है ये सत्यकाम जंबाला, जो कि ऋषि गौतम के अंडर आपके डिसाइपल बनते हैं, शिष्य बन जाएंगे। और ये जो गौतम है ये आपके न्याय फिलॉसफी के फाउंडर है। न्याय का मतलब होता है लॉजिक, तो न्याय फिलॉसफी के फाउंडर गौतम ये जो है इनके अंडर में ये जंबाली के पुत्र जंबाला डिसाइपल बनेंगे या फिर स्टूडेंट बनेंगे। यहां पर एक और चीज आप समझिए कि जो ब्राह्मण टीचिंग्स है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके शंकराचार्य ने, जब इन्होंने बताया अद्वैतवाद। इनकी एक फिलॉसफी थी जिनमें इन्होंने ये कहा कि जो ईश्वर है वो वन है। उन्होंने एक ही बात की कि गॉड इज ओनली वन, देयर इज दो कुछ नहीं है, जो भी है द्वैतवाद नहीं है, अद्वैतवाद ही है, गॉड इज ओनली वन। और इन्हें सिंगुलैरिटी की बात की अपनी फिलॉसफी में, और उपनिषद में भी इनके काफी आइडियाज डेवलप किए गए थे। अब हम बात करेंगे एक कहानी की जो इसमें दी गई है उपनिषद के बाद। छोटी सी कहानी है, इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर्स है वो मैं लिख देता हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको समझना जरूरी है इस कहानी में क्या दिया है। जो चंदोदय उपनिषद है, आप देख सकते हैं चंदोदय उपनिषद में यह दिया गया है कि एक भिखारी, वन बेगर कम्स टू टू ब्राह्मण्स, दो ब्राह्मण खाना खा रहे हैं, तब भिखारी उनके पास आता है और कहता है आप मुझे खाना दीजिए। जो ब्राह्मण्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो आपके सेज हैं वो कहते हैं हमारे पास आपके लायक खाना नहीं है, हमारे पास जितना खाना है उसमें सिर्फ हमारा ही काम चलेगा। बेगर उनसे पूछता है कि आप किस ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वहां पर वो जो ब्राह्मण है, वो जो सेज है, वो बोलते हैं हम पूजा करते हैं उस ब्रह्म की, हम उस आत्म ब्रह्म की पूजा करते हैं। वी वर्शिप द परमानेंट, और वी वर्शिप द ब्राह्मण और द हाईएस्ट सोल, परमात्मा, जिसको हम ऐसे परम आत्मा लिखते हैं। तो वी वर्शिप द हाईएस्ट सोल, वी वर्शिप ब्राह्मण, वी वर्शिप परमात्मा। जब ये बोला जाता है, जब से ये बोलते हैं कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, तब ये बेगर बोलता है कि अगर आप परमात्मा की पूजा करते हैं तो परमात्मा तो सब में है। अगर परमात्मा सब में है, आप में और मुझ में है, तो अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता आप परमात्मा को भूखा रख रहे हैं? उस परमात्मा की जिम्मेदारी है, जो परमात्मा आपके अंदर है वो मेरे अंदर है, और अगर आपके अंदर के परमात्मा को खाना मिल रहा है तो मेरे अंदर के परमात्मा को खाना क्यों नहीं मिल रहा है? इस तरीके से उस बेगर ने उन ब्राह्मणों को समझाया। फिर उन ब्राह्मणों ने अपनी थाली में से साथ में मिलकर उसको खाना दिया, और इस तरीके से उसको खाना मिलता है। उसी समय कंटेम्परेरी टाइम में जब आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रहे थे, पनीनी ने संस्कृत ग्रामर को निकाल दिया। उनने जो वोवल्स हैं और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया, एक प्रॉपर फॉर्मूला डिफाइन कर दिया किस तरीके से लैंग्वेज में चीजें चलेंगी। शॉर्ट फॉर्मूलेज भी उन्होंने डेवलप कर दिए। ये सारी चीजें भी बैकग्राउंड में चल रही थी, पनीनी ने ग्रामर को डेवलप कर दिया। अब हम बात करें संघास की। संघ मैंने आपको समझा दिए थे, संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, चाहे वो वज्जी वाले संघ हो या फिर इस तरीके से आपके जैनिज्म वाले संघ हो। यहाँ पर आप चाहे महावीर की बात करें, बुद्ध की बात करें, दोनों ने यह कहा था कि आपको घर छोड़ के आना है, और घर छोड़ के आने के बाद आप यहाँ पर नॉलेज की बात करेंगे, ट्रू नॉलेज अटेन करने की चर्चा करेंगे। संघ में आप देखेंगे अरेंजमेंट था साथ रहने का, सारे लोग जो रहते थे वो साथ मिलकर रहते थे, और ये पूरा एसोसिएशन होता था पीपल का, जिसको आप संघ कहते हैं। यहाँ पर कोई वर्ण जैसी चीजें नहीं थी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं आप क्षत्रिय हैं, इस तरीके की चीजें नहीं होती थी। और जो मॉन्क्स हैं, जो बुद्धा जो है, वो इसी तरीके से पूरा सिस्टम चलाया करते थे। एक बार आप अगर इस पर्टिकुलर संघ को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपका अगर कास्ट है या कोई भी आपकी वर्ण बिलोंगिंग है, वो सबको आप शेड आउट कर देंगे, आप सिर्फ एक मॉन्क बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अब हम बात करें बुद्ध के जो संघ है, बुद्धा का जो संघ था उसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक, आप विनय से याद रखिए, विनय पिटक में आपको रूल्स बताए जाएंगे कि आपको संघ के अंदर किस तरीके से रहना है। बुद्धिस्ट संघ में आपको जो रूल्स फॉलो करने हैं उसके बारे में विनय पिटक में दिया गया है। पिटक का अर्थ होता है पोटली या फिर एक टोकरी, उसको पिटक कहते हैं। तो इसके अंदर ये किताबें बचा के या संभाल के रखी जाती थी, इसलिए विनय पिटक है। इस तरीके की 3 पिटक्स हैं, उसको हम त्रिपिटक कहते हैं, वो हम आगे आने वाले डिस्कशंस में पढ़ने वाले। सारे लोग ज्वाइन कर सकते थे, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी। अगर किसी विमेन को ज्वाइन करना है तो उनको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, चिल्ड्रन को ज्वाइन करना है तो उनको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, स्लेव को ज्वाइन करना है तो वो अपने मास्टर से पूछेगा, अगर कोई डेटर है जिसने किसी से उधार लिया है तो वो जिससे उधार लिया उससे पूछेगा, अगर कोई आप समझिए सर्वेंट्स है, तो मतलब इस तरीके से कहीं कहीं कंडीशंस थी, और उस कंडीशंस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं
तब आप संघ को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखेंगे जैसे सिंपल लाइफ की बात महावीर कह रहे थे, यहाँ बुद्धिज्म में भी, बुद्धिस्ट संघ में भी सिंपल लाइफ की बात की जाएगी। इनका मोस्ट ऑफन जो ज्यादा से ज्यादा समय निकलता था वो निकलता था आपका मेडिटेशन में, जिसमें ये कोशिश करते थे ये पहले तो मेडिटेट करें, फिर उसके बाद सिखाएं, टीचिंग करें, साथ में बेगिंग करते थे। बेगिंग मतलब होता है भीख मांगना। बेगिंग आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आपको हम्बल रहना है। इफ यू वांट टू स्टिक टू द ग्राउंड, डोंट हैव ईगो इन योर माइंड। इवन इफ यू हैव एनीथिंग, इवन इफ यू अचीव द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन योर लाइफ, नेवर गेट ईगोइस्टिक। ईगो इज लाइक मिरर। ये जब शीशा, ये जब धोखा टूटता है ना, इट इज जस्ट लाइक अ शैम। जब ये धोखा टूटेगा ना तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए, चाहे आप दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, कितने भी पावरफुल हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं, कहीं से भी कहीं तक ईगो नहीं आना चाहिए। सिंपल लिविंग रखें, सपने बड़े देखें, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली जीवन में। जिस दिन से आपकी सिंपल लिविंग खत्म होकर कॉम्प्लिकेटेड लिविंग हो जाएगी, यहां पर भी सिंपल लाइफ की बात की, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाएगा, आप चीजों के बिना रह नहीं पाएंगे, तब से आपकी परेशानी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करना है हमें सिंपल लाइफ हो। हमें इन चीजों से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में भी उतारने की जरूरत है, टीचिंग्स लेने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखेंगे भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, मतलब दोनों ही जो मॉन्क्स एंड नन्स, दोनों ही आप देखने वाले हैं क्या करने वाले हैं, ये दोनों ही बेगिंग करने वाले हैं। दोनों ही जाकर एक पर्टिकुलर टाइम पर गांव में जाके ये भीख मांगते थे। अगर संघ के अंदर कोई लड़ाई हो जाए तो उसको भी सॉल्व करने की व्यवस्था बनाई गई थी। अगर ब्राह्मण ज्वाइन कर रहे हैं, क्षत्रिय ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे मर्चेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिजन्स, स्लेव्स, सब इस संघ को ज्वाइन कर रहे थे। आप ये भी देखने वाले हैं कि जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, शुरू में तो बुद्धा ओरली टीच करते थे, लेकिन बाद में इनकी टीचिंग्स जो है वो लिखी जाने लगी। उसके साथ संघ में बुद्ध की टीचिंग भी लिखी जाती थी। कुछ लोग संघ में बड़ी सुंदर पोएम्स लिखते थे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखते थे, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। महिलाओं ने, जो नन्स हैं, उनने अपनी स्टोरीज, जो लाइफ स्टोरीज वगैरह हैं, वो लिखी हैं किताबों में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज की जो देखी गई हैं। तो अक्सर आप देखेंगे हमारा जो इंडिया है वहां पर ऐसे सीजन्स चलते हैं कि आप मानिए समर है, फिर रेनी सीजन है, फिर विंटर्स है। समर्स और विंटर्स में तो ये ट्रैवल किया करते थे और अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे, लेकिन रेनी सीजन में ये रुक जाते थे पर्टिकुलर जगहों पे, और उस टाइम पे वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करते थे। आप देखने वाले जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कोशिश करेंगे आपके बड़े बड़े उनके शेल्टर्स बना दी जाए, गार्डन्स बना दी जाए और नेचुरल केव्स बना दी जाए, जिससे वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था हो जाए, मॉन्क्स के लिए, नन्स के लिए, और संघ में व्यवस्था हो जाए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उनने ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक परमानेंट शेल्टर बना देना चाहिए। जैसे लहासा जो है तिब्बत के अंदर, जहां पे आपके दलाई लामा पहले रूल करते थे, ये लहासा, इस तरीके के परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट मोनेस्ट्रीज बनाई जाएंगी। आप अगर चाहे तिब्बत के बारे में आपको सही अगर मायने में जानना है तो आप देखें 7 Years in तिब्बत, ये एक मूवी है, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें तिब्बत के बारे में पता चल जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था मोनेस्ट्रीज, एक परमानेंट सेटलमेंट बन जाएगा, उसको हम कहते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में आप देखेंगे विहार होता है, विहार का मतलब है रहने की जगह, जो बनाया जाएगा लकड़ी से और ईंटों से। साथ में कहीं कहीं आप देखने वाले इस तरीके के केव्स भी डग आउट किए जाएंगे और केव्स बना दिए जाएंगे जिसके अंदर रहेंगे। उसके अलावा एक और जो होता है उसको आप कहते हैं चैत्य। चैत्य में ये मेडिटेशन करते थे और विहार में ये रहते थे, रिसाइड करते थे। और ये जो चैत्य या फिर ये विहार जो बनाए जाते थे, ये जो डोनेटेड लैंड होता था, चाहे किंग्स हैं या मर्चेंट्स हैं या लैंड ओनर्स हैं, ये लैंड डोनेट करते थे और उससे ही ये सारी चीजें, उसी लैंड के ऊपर ये सारी चीजें बनाई जाती थी। यहां पर तो हम टीचिंग्स की बात करें, बुद्धा की, जैनास की। अब हम बात करते हैं जो आश्रम सिस्टम आ गया। आप देखने वाले हिंदुइज्म में या ब्राह्मण कल्चर में एक और नई चीज डेवलप होती है, एक फर्दर एडिशन होता है जिसको हम कहते हैं आश्रम सिस्टम। आश्रम सिस्टम का अर्थ यह है कि उनने लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों का अर्थ है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में आप स्टूडेंट हैं, आप ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं, यू आर गेटिंग नॉलेज, यू आर अटेनिंग नॉलेज, आपने नॉलेज ले ली। उसके बाद गृहस्थ जीवन, जिसमें आप शादी करते हैं, जिसमें आप परिवार में रहते हैं, आप एक हाउस होल्ड सिस्टम में बन के रहते हैं, वो है गृहस्थ जीवन। उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में वान का मतलब देखिए, वान या वन मतलब होता है फॉरेस्ट, अरण्यक, फॉरेस्ट। प्रस्थ मतलब होता है प्रस्थान। When you are going to forest, it's called वानप्रस्थ। इसका अर्थ ये होता है कि आप वन की तरफ चले जाएंगे और अपने जीवन में आप मेडिटेशन में ज्यादा टाइम देंगे। फिर फाइनली संन्यास, जिसमें आप सारी बिलोंगिंग्स को छोड़ देंगे और आप दुनिया का जो संसार की माया है, जो मोह माया है, उससे आप दूर हो जाएंगे, उसको कहा है संन्यास। ये 4 फेजेस थे।
इससे ये समझ में आता है जो लोग हैं उनने अपने ज्यादातर टाइम जो है मेन पर्टिकुलरली मेडिटेशन में बिताते थे, और जो विमेन है उनको वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था, और वो वही आश्रम चुन सकती थी जो उनके हस्बैंड ने चुना है। तो दे यूज्ड टू फॉलो देयर हस्बैंड्स। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में एक और बात करते हैं ईरान की। ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ईरान में जोरास्टर नाम से एक प्रॉफिट हुए, उन्होंने अवस्था नाम की एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया अपनी फिलॉसफी जोरास्ट्रियनिज्म के बारे में। और वहां जोरास्ट्रियनिज्म में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे शब्द बोलने चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें ये करते हैं। और ये भी कहते हैं जो जोरास्ट्रियनिज्म है वो ईरान में एक समय मेजर रिलीजन था, और बाद में ये जो रिलीजन है ये वहां से खत्म हो जाता है, वहां पे इस्लाम का एक्सपेंशन होता है। और फिर आप देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में यहाँ पर जोरास्ट्रियंस आए और बसे, और जो पारसीज है उनके एंसेस्टर्स को ही आप जोरास्ट्रियंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चर्चा की न्यू आइडियाज में, हमने बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया, उपनिषद के बारे में डिस्कस किया। उपनिषद डिस्कस करने के बाद हमने और भी डिस्कशंस किए किस तरीके से संघ होते हैं, संघ के बाद जो टीचिंग्स होती है उनके बारे में बात की। फिर हमने एक और डिस्कशन क्या किया है, एक और डिस्कशन हमने केव्स के बारे में कर लिया है। उसके बाद हमने जोरास्ट्रियन जो कल्चर है या जोरास्ट्रियनिज्म है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ये सारी डिस्कशन हमने इस चैप्टर में करी।